शेयर बाजार में इस समय जो आईपीओ की रैली चल रही है, उस रैली में तीसरा शेयर है हमारा पॉलिसी बाजार। PolicyBazaar.com पे ज्यादा रिटर्न, ज्यादा फायदा। तो पॉलिसी बाजार क्या करता है, क्यों करता है, पॉलिसी बाजार कब चालू हुआ, क्या इसका मॉडल है, क्या इसकी पोजीशन है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या इसकी वीकनेस है, क्या इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री का कोई इंडिया में फ्यूचर है, क्या हमको इसमें पैसा लगाना चाहिए, नहीं पैसा लगाना चाहिए। अगर ये सारे विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं तो मैं लेके आया हूं अब तक का सबसे डिटेल्ड एनालिसिस। इसमें अपन सारी बात करेंगे कि इसके फाइनेंशियल्स अभी कैसे हैं, इंडस्ट्री इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अभी फिगर क्या है, आगे का क्या फ्यूचर है, और इसका स्वॉट एनालिसिस की क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या इसकी वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है। इसी के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो आइए देखते हैं पॉलिसी बाजार की शुरुआत कब हुई, किसने की, कब की, आखिर क्यों की। तो पॉलिसी बाजार की शुरुआत हुई थी 2008 में। यशीष दहिया ने चालू की थी, जो कि आईआईटी से हैं, आईआईएम से हैं, एक रनर भी हैं, और इन्होंने अपने पार्टनर आलोक बंसल के साथ 2008 में इसकी शुरुआत की थी। तो जब इसकी शुरुआत की थी, उसके पीछे का आइडिया यह था कि यशीष दहिया का एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी जो किसी एजेंट ने उनको बेची थी, पर बाद में जब उन्होंने क्लोजली उसको पढ़ा तो उसमें बहुत सारी गलतियां थी और एक बहुत बड़ा फ्रॉड इनके साथ हो गया था। तो यशीष ने कहा, यार इतना बड़ा मार्केट है, यहाँ पे लोग कम जानते हैं पॉलिसी के बारे में और इस तरह के फ्रॉड आए दिन होते होंगे, तो अगर इस तरह इस सेक्टर में अगर एक कंपनी खोली जाए जो जिसमें ये फ्रॉड से दुनिया बच सके और पॉलिसी में उनकी लाइफ कवर हो सके, पैसे उनके बचे, तो इस आईडी के साथ उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी। तो जब पॉलिसी बाजार की शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में ये इतनी बड़ी नहीं थी जितना अभी हम देख रहे हैं, इतना काम भी नहीं करती थी। तो 2008 में इसको लॉन्च किया था, सिर्फ ये इंश्योरेंस के प्रीमियम को कंपेयर करके दिखा दी थी। PolicyBazaar.com पर जाओ, सभी कार इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान्स कंपेयर करके चूज करो, 7,000 तक बचाओ। PolicyBazaar.com। आप पॉलिसी बाजार पे जाके सिर्फ ये देख सकते थे कि कौन कौन सी कंपनियों का कौन कौन से प्रीमियम है, क्या क्या रेट है, आप कंपेयर कर सकते हैं बाइंग करने से पहले। सिर्फ ये सुविधा देती थी, लेकिन धीरे 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 करके इन्होंने सर्विस जोड़नी चालू की और आज की डेट में पॉलिसी बाजार में प्री इंश्योरेंस रिसर्च, कि आपको इंश्योरेंस कराने से पहले रिसर्च करनी है कि अच्छा कौन कौन से फीचर हैं, कौन कौन सी कंपनी है, कौन कौन सी रेट है, तो वो कर सकते हैं। इंश्योरेंस के दौरान इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करना, पॉलिसी के लिए अप्लाई करना, उसकी उस दौरान चेकिंग होना और उसका कंप्लीट रिव्यू करके प्रोसेस करके पेमेंट की सुविधा भी पॉलिसी बाजार पे अवेलेबल है। और ना सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने तक, पॉलिसी खरीदने के बाद उसका रिन्यूअल कराना, उसको कैंसिल कराना, उसका रिफंड मंगाना, और अगर कुछ दुर्घटना घट गई है तो उसका क्लेम करना, ये सारी सुविधा भी आपको पॉलिसी बाजार देता है। इसी कंपनी के अंदर 2004 के दौरान इन्होंने एक कंपनी और चालू की जिसका नाम था पैसाबाजार.com। और पैसा बाजार एग्जैक्टली वो काम करता है जो पॉलिसी बाजार करती है, बस पॉलिसी बाजार पॉलिसी के फील्ड में कंपैरिजन और हेल्प करता है। ये पैसा बाजार लोन के प्रोडक्ट, तो होम लोन, ऑटो लोन, कार लोन, ये सारे प्रोडक्ट का कंपैरिजन और इनकी सारी सुविधा जो पॉलिसी बाजार में होता है, वो सारी चीजें लोन के मार्केट में पैसा बाजार करता है। और ये पहले वेबसाइट पे ही काम करते थे, 2015 में इनका ऐप भी लॉन्च हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि यार 2008 में कंपनी चालू हुई और 2021 में मार्केट लीडर बन गई। इतना 13 साल के दौरान ऐसा क्या किया इस कंपनी ने। तो एक्चुअली आप नोटिस कीजिएगा, कोई भी कंपनी बड़ी कब बनती है, जब कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आती है या एग्जिस्टिंग कोई नीड है उसको पूरा करती है। तो पॉलिसी बाजार ने कौन सी नीड को पूरा किया और कौन से सॉल्यूशन पूरे किए, उस पर एक बार नजर डालते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम का इन्होंने सॉल्यूशन दिया। तो जो पहली प्रॉब्लम होती थी वो थी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एक इंश्योरेंस लेना अपने आप में एक महाभारत है। पहले भैया सोचो इंश्योरेंस लेना है, फिर इंश्योरेंस एजेंट को बुलाओ, फिर वो घर आएगा, स्कीम समझाएगा, फिर आप उसका एप्लीकेशन फॉर्म भर के दोगे, फिर चेक दोगे, फिर क्लियर होगा, फिर पॉलिसी आएगी। बहुत लंबा चौड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, जो कि पॉलिसी बाजार ने यूं चुटकियों में हल कर दिया कि ठीक है, आप ऑनलाइन गए, यूं आपने अप्लाई किया, आपने चेक किया, अप्लाई किया, वहीं पेमेंट किया और 5 मिनट से कम समय में तो भैया पॉलिसी हाथ में। तो जो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, इन्होंने काफी शॉर्ट किया, ये पहली प्रॉब्लम दूर की। दूसरा, उस समय कंपैरिजन नहीं था। आपके पास एक इंश्योरेंस एजेंट आया, उसने जो पॉलिसी बताई, जो रेट बताई, वही फाइनल है। अब इससे बेटर कोई पॉलिसी है क्या, सेम पॉलिसी से सस्ती कहीं मिल सकती है क्या, ये कंपैरिजन करना है तो 10 एजेंट और बुलाओ, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। तो पहले ये बहुत मुश्किल हुआ करता था। अगर हम बात करें कि आखिर ये पॉलिसी बाजार 2008 में चालू हुआ, 2021 में मार्केट लीडर बन गया, तो आखिर इसने ऐसा क्या किया। तो आप नोटिस कीजिएगा, बिजनेस का सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई भी ऐसी जरूरत है
जो मार्केट में पूरी नहीं हो रही, अगर आपने उसको पूरा कर दिया, या मार्केट में कोई समस्या है उसको आपने सॉल्व कर दिया, तो आपको बड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इन्होंने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की? देखो, इंश्योरेंस लेने में कई प्रॉब्लम्स थी। पहला प्रॉब्लम था टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी। भाई साहब, इंश्योरेंस लेना महाभारत का काम है। आप पहले सोचोगे, फिर एजेंट को बुलाओगे, फिर उसका फॉर्म भरोगे, फिर उसके बाद चेक कटेगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर पॉलिसी आएगी। ये बहुत लंबा चौड़ा टाइम लगता था। दूसरा टाइम लगता था कि दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कंपैरिजन अवेलेबल नहीं था। एजेंट ने जो रेट कह दी और जो पॉलिसी कह दी, अब हमारे सामने वही ऑप्शन था। अब क्या इससे बढ़िया पॉलिसी अवेलेबल है या इससे सस्ती मिल सकती है, वो चेक करना है तो 10 एजेंट को और बुलाओ, जो कि पॉसिबल नहीं था। तीसरा यह था कि ट्रांसपेरेंसी का इशू था। एजेंट बोलता कुछ था, देता कुछ था, होता कुछ था। एंड फाइनली पैसे देते टाइम तो सारे काम हो जाते थे, लेकिन जब कुछ घटना घट जाती थी तो क्लेम लेना बहुत बड़ी महाभारत हुआ करती थी। तो इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार ने ये चारों प्रॉब्लम को दूर कर दिया। कैसे? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो भैया टाइम कंज्यूमिंग तो है ही नहीं। सबसे पहले ये तो चालू ही कंपैरिजन पे हुआ था कि आपने वेबसाइट खोली, सारी चीज कंपेयर 1 मिनट से भी कम समय में हो गई। फिर आपको अप्लाई करना है तो वहीं अप्लाई हो गया, वहीं पेमेंट हो गया, वहीं पॉलिसी हाथ में आ गई। सारा कंपैरिजन वहीं हो गया। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, जो वो लिखा हुआ है वो वहीं छप के आता है, और सारी चीज आप बाद में उसको अकाउंटेबल घोषित कर सकते हो। एंड फाइनली अगर कुछ बात भी होती है तो क्लेम की प्रोसेस में भी पॉलिसी बाजार की डेडिकेटेड टीम है जो आपकी हेल्प करती है क्लेम के दौरान भी। सो ये चारों प्रॉब्लम को जिस खूबसूरती से पॉलिसी बाजार ने सॉल्व किया, इसीलिए पॉलिसी बाजार का मार्केट में धमाका हो गया और आज ये इतना बड़ा ब्रांड बन गया। तो आइए एक नजर डालते हैं पॉलिसी बाजार के आंकड़ों पे कि अभी पॉलिसी बाजार के फिगर्स क्या बोलते हैं। तो आज की डेट में अगर अपन बात करें तो जितनी भी पॉलिसी डिस्पर्स हुई है नंबर्स के मामले में 93.4% पॉलिसी, यानी 100 में से लगभग 93 पॉलिसी ऐसी है जो पॉलिसी बाजार के माध्यम से इशू हुई है। मात्र 7 पॉलिसी है जो पॉलिसी बाजार के अलावा इधर उधर से कहीं इशू हुई है। अगर मैं पॉलिसी के अमाउंट की बात करूं तो 65% जो वैल्यू है वो पॉलिसी बाजार के थ्रू रूट हुई है। 35% मार्केट डायरेक्टली या किसी और रूट से हुआ है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो 51 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो पॉलिसी बाजार पे लिस्टेड है। 340 से ज्यादा प्रोडक्ट, हेल्थ से रिलेटेड, मोटर से रिलेटेड, होम से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, 340 से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रोडक्ट पॉलिसी बाजार पे आज की डेट में अवेलेबल है। टोटल 48 मिलियन यानी 4 करोड़ 80 लाख रजिस्टर्ड इसके यूजर हैं, और लास्ट ईयर इन्होंने 19 मिलियन पॉलिसी यानी 1 करोड़ 90 लाख पॉलिसी इन्होंने इशू की है। इनकी वेबसाइट पे ऑन एन एवरेज 126 मिलियन यानी 12 करोड़ 65 लाख लोग हर साल इनकी साइट को विजिट करते हैं। सेकंड, एक बात और कर लेते हैं, इनके जो दूसरा वेंचर है पैसा बाजार, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पैसा बाजार भी अपनी कैटेगरी का मार्केट लीडर है। जितने भी लोन डिस्पर्स हुए हैं उसमें से 51% लोन पैसा बाजार के माध्यम से डिस्पर्स हुए हैं। उस लिहाज से देखा जाए पैसा बाजार एक सुविधा देता है आपको अपना क्रेडिट स्कोर फ्री में चेक करने की। तो उसके कारण से 21.5 मिलियन यूजर यानी 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स ने अपना क्रेडिट कार्ड स्कोर पैसा बाजार के माध्यम से चेक करते हैं, जो कि इनके कस्टमर एक्विजिशन का बहुत आसान सा रोल है, जिसमें क्रेडिट स्कोर जो भी चेक करने आता है धीरे धीरे उसको पैसा बाजार की आदत लग जाती है और पैसा बाजार को पता पड़ता है इसका क्रेडिट स्कोर ये है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट पिच भी कर देता है। एंड फाइनली 54 से ज्यादा बैंक्स के साथ 54 इंस्टीट्यूशन, चाहे बैंक हो चाहे एनबीएफसी हो, उनके साथ पैसा बाजार का टाई अप है। तो पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार के अलावा 2 वेंचर इन्होंने अभी और स्टार्ट किए हैं, जिसमें एक है डॉक प्राइम हेल्थ लॉकर, जिसमें प्रधानमंत्री जो आयुष्मान योजना है उसके साथ जो एक प्रधानमंत्री ने स्कीम लॉन्च की कि आपको अपने मेडिकल का रिकॉर्ड लेके घूमने की जरूरत नहीं है, आप डिजिटल लॉकर में रख सकते हो। उस लॉकर के साथ टाई अप करने के लिए इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की है डॉक प्राइम, तो जिसमें ये पॉलिसी बाजार की कंपनी है और आप अपना हेल्थ रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो डिजिटल लॉकर में इनके माध्यम से रख सकते हैं। और सेकंड वेंचर जो इन्होंने स्टार्ट किया है ये इंटरनेशनल एक्सपेंड करने के मूड में है, तो इन्हें अल एतिहाद क्रेडिट ब्यूरो नाम से एक कंपनी दुबई में भी रजिस्टर्ड की है, जिसका पर्पस है कि ये मिडिल ईस्ट में जो इनका नेटवर्क है धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे हैं और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे हैं और आगे पीछे ये मिडिल ईस्ट में भी अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट करेंगे। तो सर ये तो बात हुई पॉलिसी बाजार की कि पॉलिसी बाजार क्यों चालू हुआ था, अभी क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है और उसकी मार्केट में पोजीशन क्या है। अभी हम इसके फाइनेंशियल के बारे में, इसके रेवेन्यू के बारे में, इसके प्रॉफिट लॉस के बारे में भी बात करेंगे, पर उससे पहले
कि हम जब किसी भी कंपनी के बारे में बात करते हैं, उसके फ्यूचर की बात करते हैं कि भैया वो सक्सेस होगी या नहीं होगी, तो हमको पहले इंडस्ट्री का एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है कि यार ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है, तो अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्रो होने वाली है तो कंपनी भी ऑब्वियसली ग्रो हो जाएगी, पर अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्रो नहीं हो रही तो फिर कंपनी का भविष्य तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो एक बार हम बात करते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में और इसको इंटरनेशनल जो अभी बाकी देशों के फिगर है उससे भी एक बार कंपेयर करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस इंडस्ट्री की इंडिया में, तो अभी बहुत हाईली अनपेनिट्रेटेड है। अभी इंडिया में इंश्योरेंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ नहीं है। तो अभी इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंडिया में 2030 तक बताया जा रहा है 17.8 CAGR की रेट से बढ़ने वाली है, यानी हर साल 18% की क्यूमुलेटिव ग्रोथ होने वाली है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है और ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री की मार्केट लीडर कंपनी है, तो इसका बहुत सारा हिस्सा इसी के हिस्से में आने वाला है। एक और फैक्ट की अपन बात करते हैं, वो है सम अश्योर्ड परसेंटेज ऑफ GDP, यानी जितनी किसी देश की GDP है और जितनी लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी का जो सम अश्योर्ड है वो GDP का कितने प्रतिशत है, उस लिहाज से अगर हम बात करें तो हमेशा आपने देखा होगा जोमेटो में भी, नायका में भी अपने जो कंपेरेबल इंडस्ट्री है वो दो ही है, यूएस और चाइना से अपन खुद को कंपेयर करते हैं। तो देखते हैं यूएस और चाइना का इस रिगार्डिंग क्या डेटा बोलता है। यूएस का 265%, मतलब अपनी GDP का 265% सम अश्योर्ड है, इनके टोटल जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसी उसका सम अश्योर्ड। लेकिन अगर चाइना की बात करें तो चाइना अपनी GDP का 85% है, वो भी काफी यूएस के कंपैरिजन में कम है पर वैसे काफी ज्यादा है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर हम इंडिया को देखते हैं, इंडिया है मात्र 25%, अपनी GDP का मात्र 25% सम अश्योर्ड है, जो कि चाइना का 95 और यूएस का 265 है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अभी कितना धूम धड़ाका होना बाकी है। एक फिगर की और हम बात करते हैं, वो है मोर्टेलिटी प्रोटेक्शन गैप। ये क्या होता है साहब, कि हमारे कितने लोग इंश्योर्ड हैं, कितने लोग इंश्योर्ड नहीं है, या कितने होने चाहिए और कितने हैं, उसमें गैप कितना है। तो अगर अपन गैप की बात करते हैं तो अमेरिका का गैप है लगभग 45%, मतलब 100 लोगों का होना चाहिए, 55 का हो चुका है, 45 का बाकी है। चाइना की बात करते हैं तो वो गैप है 70%, मतलब 30% लोगों का ही हुआ है। पर अगर इंडिया में आ जाते हैं तो इंडिया में वो गैप है 83%, यानी सिर्फ 17% लोग ही कवर है, अभी पूरी आधी से ज्यादा जनसंख्या इसमें बाकी चल रही है। एक और फिगर अपन यहाँ पे लेते हैं जो कि इंटरेस्टिंग फिगर है, यूजुअली नहीं पिकअप किया जाता, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, कि भैया अगर किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, मिस हैपनिंग हो जाती है, तो व्यक्ति का जेब से कितना पैसा लगता है और इंश्योरेंस कितना देती है। तो अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का मात्र 11% पैसा जेब से लगता है, 89% इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है। चाइना में 28% जेब से लगता है, 72 इंश्योरेंस कंपनी दे देती है। इंडिया में भाई साहब अभी भी 63% पैसा हम जेब से दे रहे हैं, इंश्योरेंस से मात्र 37% पैसा आता है। इतने लोग कम इंश्योरेंस में कवर्ड है। और पॉलिसी बाजार के अलावा जो इनका दूसरा वेंचर है पैसा बाजार, अगर उसके भी लिहाज से अगर मैं देखा जाए तो अभी क्रेडिट कार्ड की ग्रोथ 45% की CGR से, यानी अभी तो क्रेडिट कार्ड लोगों को बटे ही नहीं है, असली क्रेडिट कार्ड की लहर तो अब आने वाली है। और सेम पर्सनल लोन की भी बात की जाए तो पर्सनल लोन भी 17.8% CAGR की रेट से बढ़ने वाले हैं। तो भैया क्रेडिट कार्ड बढ़ने वाले हैं, पर्सनल लोन बढ़ने वाले हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री पूरी अनपेनिट्रेटेड है, और उस देश में अगर मार्केट लीडर कुछ भी काम करेगा तो आप देखिए कि सबसे ज्यादा मार्केट का हिस्सा उसी के हिस्से में आने वाला है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, कि भैया रेवेन्यू का क्या सीन है, भैया प्रॉफिट का क्या सीन है, प्रॉफिट कमाती है नहीं कमाती है, लॉस में है क्या, लॉस में है तो कितने लॉस में है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो अगर अपन बात करते हैं, सबसे पहले इनके इनकम सोर्स की बात करते हैं कि आखिर कमाती कैसे है। तो सबसे पहले इनका जो प्राइम इंश्योरेंस सोर्स है वो ये है कि जो इंश्योरेंस कंपनियों से जो पॉलिसी जाती है उनका जो कमीशन आता है, ये इनका प्राइम सोर्स है। सेकंड क्या है कि जो इंश्योरेंस कंपनियों को बैकएंड की सर्विस देती है, कि उनके अकाउंट्स मैनेजमेंट कर लिया, उनके डॉक्यूमेंट्स मैनेज हो गए, टेलीकॉलिंग की सर्विस देगी, प्रीमियम कलेक्शन की सर्विस है, उनसे भी इनकी अदर रेवेन्यू पे इनकम कुछ हो जाती है। तो अब इनके रेवेन्यू की बात करते हैं कि 2019 में इनका क्या फिगर था। तो अगर इनकी बात करते हैं 2019 में जो इनका रेवेन्यू था वो था 528 करोड़ रुपए, जो कि 2020 में बढ़ के हो गया 855 करोड़ रुपए। 31 मार्च 21 की अगर बात करेंगे तो भी रेवेन्यू बढ़ के 975 करोड़ रुपए हुआ है। इसमें देखने वाली बात क्या है कि उस समय पेंडेमिक था, तो पेंडेमिक होने के बाद, कोरोना होने के बावजूद भी इनका रेवेन्यू बढ़ा ही है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। फिर बात करते हैं कि भैया कंपनी प्रॉफिट में है क्या, नहीं सर, अनफॉर्चुनेटली बाकी सभी स्टार्टअप की तरह ये कंपनी भी लॉस में है। तो इसमें देखा जाए तो, लेकिन इनका लॉस दिनों दिन कम हो रहा है।
तो अगर 2019 के लॉस की बात की जाए तो इनका लॉस था 347 करोड़ का, जो कि 2020 में इनका लॉस हो गया 304 करोड़ रुपए, और 2021 में वो लॉस लगभग आधा रह गया, मात्र 150 करोड़ रुपए। तो धीरे धीरे इनका लॉस, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती जा रही है, इनका लॉस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो भाई लोग, अभी अपन ने बाकी बेसिक सारी बातें की हैं, अब हम बात करेंगे कि इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, आखिर इसमें क्या मजबूती है, क्या इसकी वीकनेस है, क्या इसके सामने अपॉर्चुनिटी है और क्या इसके सामने खतरा है। उनके बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं कि इसमें शेयर में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो इससे पहले कि अपन स्वॉट एनालिसिस करें, इसके पहले एक बार देख लेते हैं कि आखिर इशू कितने का लाने वाले हैं और उसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का क्या होने वाला है। तो मार्केट में इनका जो इशू आने वाला है, ये इशू है 5,625 करोड़ का, जिसमें से 3,750 करोड़ का फ्रेश इशू है जो कंपनी के काम आने वाला है, और बाकी जो 1,875 करोड़ का इशू है वो जो पुराने इन्वेस्टर जिन्होंने पैसा लगा रखा था वो पैसा एग्जिट लेने वाले हैं। ये इशू आने के बाद पॉलिसी बाजार की वैल्यूएशन हो जाएगी 44,000 करोड़ रुपए, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो पैसा आने वाला है इसका आखिर ये यूज कहां कहां पे करने वाले हैं और इनका क्या प्लानिंग है कि इस पैसे को कैसे खर्च करेंगे। तो इनका जो प्लानिंग है वो कह रहे हैं कि 1,500 करोड़ रुपए के आसपास से लगाएंगे विजिबिलिटी और अवेयरनेस के लिए। ऑल्दो ये सबसे बड़ा ब्रांड है, फिर भी ये मार्केटिंग पे पैसा लगा रहे हैं कि यार मार्केट में और पहचानना है और अवेयरनेस लानी है, तो 1,500 करोड़ रुपए उस पर लगाने वाले हैं। 375 करोड़ रुपए क्योंकि एक्सपेंशन होगा तो ऑफिस की स्पेस लगेगी, उसके लिए ये अलॉट कर रहे हैं। 600 करोड़ रुपए ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड एक्विजिशन के लिए, कि कल को कोई छोटी कंपनी या टेक स्टार्टअप हो जिसमें ये इन्वेस्ट करना चाहें या उसको खरीदना चाहें, 600 करोड़ रुपए उसके लिए अलग से रख रहे हैं। और 375 करोड़ रुपए इन्होंने रखे इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए, कि अब इंडिया तक लिमिट नहीं रहेंगे, इंडिया से भी नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तो वैल्यूएशन बड़ा अट्रैक्टिव है। इसके बाद जो पैसा लगा रहे हैं एकदम सही जगह पे लगा रहे हैं, और इंडस्ट्री में जिस तरह से मार्जिन दिख रहा है और ये ऑलरेडी मार्केट लीडर है, तो बहुत सारी संभावनाएं पॉलिसी बाजार के लिए है। लेकिन हम देखते हैं इनका शॉर्ट एनालिसिस, क्या इनकी स्ट्रेंथ है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। तो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, ये मार्केट लीडर है भैया। उसका फायदा, कोई भी मार्केट में नई चीज हलचल होगी, सबसे बड़ा फायदा मार्केट लीडर उठाता है। तो सबसे पहली स्ट्रेंथ मार्केट लीडर है। दूसरा, जितने भी इंश्योरर हैं 88% इंश्योरर, अपन ने बात की थी 51 इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी इनके पास है, तो जितनी भी कंपनियां उसमें से 88% इनके पास ऑलरेडी है, तो ये सबसे बड़ा ब्रांड है। तीसरा, ये ट्रस्ट वर्दी ब्रांड है। ऐसा नहीं कि कोई छोटा ब्रांड है या कुछ ऊपर नीचे कभी हो गया हो, कुछ मिस्टेक है। इनके जितने भी अभी तक के रिव्यूज हैं, कस्टमर के रिव्यूज बहुत पॉजिटिव ही आए हैं। देखा जाए इनका रिस्क बहुत कम है, क्योंकि ये सिर्फ एग्रीगेटर है भैया, ये पॉलिसी इशू कर रहे हैं, पॉलिसी ऑनर करने की जिम्मेदारी अगले बंदे की है, ये पॉलिसी इशू कर रहे हैं, तो रिस्क नहीं है। एक और इनका है कि असेट लाइट मेथड है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, इनको सिर्फ ऑफिस में एम्प्लॉय के बैठने की जगह चाहिए। टेक प्लेटफॉर्म को इनको बड़ा करना है, क्योंकि खुद इंश्योरेंस पॉलिसी दे नहीं रहे, तो इनको बहुत ज्यादा कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है। इनकी एक और स्ट्रेंथ है प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। इनकी टेक्नोलॉजी एकदम यूनिक है, आप ध्यान से देखिए। इनके पास सब डेटा है, मतलब कोई भी बंदा अगर आता है तो उसका क्रेडिट स्कोर इनके पास है, कि क्रेडिट स्कोर क्या है, उनके पुरानी पॉलिसी कब ली थी, किससे ली थी, इसके पास कौन सी गाड़ी है, इसके बाद कितनी एसेट है, इसने कितना कोलेटरल दिया, सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास है। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन इनके पास होने की वजह से इनको ये भी पता है किस एरिया में, किस एरिया के लोग किस तरह का इंश्योरेंस ज्यादा लेते हैं, किस तरह का कम लेते हैं। तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके पास है कि कंसल्टिंग सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता है और इन फ्यूचर खुद के प्रोडक्ट भी लेके आ सकता है। एक और इनकी स्ट्रेंथ है कि इनका जो कैपिटल यूटिलाइजेशन है बहुत इफेक्टिव है। इन्होंने पैसा बहुत सारा मार्केट से उठाया है, पर बहुत ज्यादा पैसा काम में नहीं लिया, अभी भी काफी सारा पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो देखा जाए तो इन्होंने बहुत कम पैसे से बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया है, तो इनको कैपिटल का रोटेशन और कैपिटल का यूज करना आता है, ये हम जरूर कह सकते हैं। एंड फाइनली, जो एग्रीगेटर में सबसे बड़ी चीज होती है नेटवर्क इफेक्ट। आज की डेट में अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी खोली, आप बताएं कहां पे लिस्ट होना चाहेंगे, पॉलिसी बाजार पे जहां पे ऑलरेडी 88% लोग हैं, या किसी नए प्लेटफॉर्म पे? मैं सोचूंगा यार इनके पास ही चलो। आपको अगर पॉलिसी लेनी है तो आप क्या सोचेंगे, ऐसे प्लेटफॉर्म से लूं जो सबसे ज्यादा पॉलिसियां बांटता हो। तो नेटवर्क इफेक्ट में जो बड़ा होता है फ्यूचर में वही बड़ा होता जाता है, क्योंकि कस्टमर भी वहां आना चाहता है और सप्लायर भी वहां आना चाहता है। तो ये आज भी बड़े हैं और आगे भी बड़े रहेंगे, ऐसा इनकी टेक्नोलॉजी और बिजनेस का नेचर है। ये तो बात हुई स्ट्रेंथ की। अब बात करते हैं वीकनेस के बारे में। तो इनकी सबसे पहली वीकनेस है लॉसेस। देखो, कोई भी कंपनी ग्रोथ पे ध्यान देगी तो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी, और कोई प्रॉफिट पे ध्यान देगी तो फिर ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो अभी इन्होंने सोच रखा है कि भैया प्रॉफिट को छोड़ो, ग्रोथ पे ध्यान दो। तो अभी ग्रोथ पे ध्यान देने के चक्कर में इनका लॉस है, आज तक इनका भी प्रॉफिट आया नहीं है। हाँ, धीरे धीरे लॉस कम हो रहा है, लेकिन कब प्रॉफिट में आएंगे ये कह नहीं सकते।
ये इनका पहली वीकनेस है। सेकंड वीकनेस है कि IRDA जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने एक दो बार इन पे फाइन किया है क्योंकि ये बड़ी हैवीली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। तो फॉर एग्जांपल अभी एक जरा सी कोई भी एक नोटिफिकेशन आया, IRDA ने कुछ भी चेंज किया, उसको चेंज करने से हो सकता है इनके बुरे बिजनेस लेने के तरीके पे, काम करने के तरीके पे इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ये ऐसा प्राइवेट बिजनेस नहीं कि हम हमारे हिसाब से कर रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन इशू की और 2 मिनट में इनका बिजनेस बन भी सकता है तो बिगड़ भी सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा वीकनेस का इनके लिए पॉइंट है। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी के बारे में कि इनके पास और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी अपने डिस्कस की कि पूरा मार्केट खाली पड़ा है, अभी तो इंश्योरेंस के सेक्टर में भारत में कुछ हुआ ही नहीं है, और जितना भी कुछ होगा सबसे ज्यादा बेनिफिट मार्केट लीडर लेगा। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके लिए है। तीसरा भी इनको रिसेंटली सेबी से अप्रूवल मिला है कॉर्पोरेट के लिए। तो अभी तक तो ये इंडिविजुअल्स के लिए काम कर रहे थे, अब ये कंपनीज के लिए भी काम कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा मार्केट इनके लिए खुल गया है। तीसरा अगर अपन बात करते हैं कि इनका जो एक्सपेंशन है, इन्होंने कहा जैसे अभी दुबई में इन्होंने स्टार्ट किया और इन्होंने 375 करोड़ रुपए अलग से भी रखे हैं, तो इंटरनेशनल में कई ऐसे देश हैं जहां पे अब ये एंट्री मार सकते हैं और वहां का मार्केट भी कैप्चर कर सकते हैं। चौथी इनके सामने जो अपॉर्चुनिटी है, जो मैंने कहा कि इनके पास नेटवर्क है, तो इनको पता है भैया कि भैया क्या चल रहा है आज की डेट में मार्केट में, कौन सी पॉलिसी चलती है, किस प्रीमियम में कितना मार्जिन, सब पता है। तो ये इन फ्यूचर खुद के प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। एंड थ्रेट्स के नाम पे भी इनके थ्रेट्स भी बहुत बड़ी बड़ी है। देखा जाए तो एक थ्रेट है कि कुछ इंश्योरेंस कंपनियां धीरे धीरे एग्रीगेटर से मूव कर रही है। जैसे अगर आप देखेंगे तो पॉलिसी बाजार पे LIC अपना प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा है। LIC की बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसियां इस पे अवेलेबल नहीं है। वैसे ही HDFC एर्गो भी इस पे काफी अवेलेबल नहीं है। ICICI लॉम्बार्ड की कुछ चीज अवेलेबल है, कुछ चीज अवेलेबल नहीं है। तो धीरे धीरे कुछ इंश्योरेंस इससे दूर होने लग गए हैं। अभी भी काफी बहुत बड़ा मार्केट है, पर हाँ अगर 5 साल में अगर इंश्योरेंस इनसे धीरे धीरे दूर होने लग गए और खुद का नेटवर्क डेवलप करने लग गए तो इनके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, क्योंकि मार्केट एकदम खुला पड़ा है तो बहुत सारे बड़े बड़े कंपटीशन भी आने के आसार हो सकता है। हमारे जियो भाई साहब मुकेश अंबानी जी कूद जाए, अमेजन हर इंडस्ट्री कैप्चर कर रहा है, तो आगे जाके कंपटीशन भी एक थ्रेट इनके लिए साबित हो सकता है। एंड रूल्स एंड रेगुलेशन की हमने बात की कि एक जरा सा रूल चेंज होते ही इनका पूरा बिजनेस मॉडल तहस नहस हो सकता है। तो अभी हमने इस पूरे वीडियो में बात की कंपनी कैसे चालू हुई, क्यों सक्सेसफुल हुई, अभी क्या पोजीशन है, मार्केट की पोजीशन क्या है, इनका शॉर्ट एनालिसिस क्या कहता है। इसके बेसिस पे भी आपको क्या लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको क्या लगता है मुझे चैट बॉक्स में मुझे बताइए। मेरी अगर आप राय पूछेंगे राहुल जी आपको क्या लगता है, तो मुझे अभी इंश्योरेंस मार्केट को देखते हुए और इनके बैकग्राउंड को देखते हुए लगता है कि कंपनी आज नहीं तो कल प्रॉफिट में तो आएगी और प्रॉफिट ग्रो भी करेगी। और आज की डेट में सीजन ऐसा चल रहा है, जोमेटो हिट गया, नायका का भी अभी देखते हैं क्या होता है। नायका भी आई नो सुपर डुपर हिट होने वाला है, और उसी के साथ पॉलिसी बाजार भी मुझे लगता है कि इस लहर में गंगा जी में ये भी हाथ धो लेगा। तो आई डोंट नो लॉन्ग टर्म में क्या होगा क्या नहीं होगा, पर लिस्टिंग गेन 100% आपको इस पर मिलने वाला है। तो इसमें एक बार आप किस्मत आजमा के तो जरूर देख सकते हैं, ये मेरा सजेशन है। बाकी चैट बॉक्स में आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या प्लस है क्या माइनस है, कोई भी सवाल तो मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। अभी पेटीएम के IPO पे लेके मैं अपनी अगली वीडियो बनाने वाला हूं, और भी कोई IPO जो चाहते हैं कि मैं उस पर डिस्कशन करूं, कोई वीडियो बनाऊं, तो मुझे प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में पेटीएम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।